हेलो दोस्तों, राम राम। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे महिला पर्यवेक्षक 2026 के बारे में, जिसके अंदर से साथियों अपन ने लास्ट वीडियो में हिंदी देखी थी, बाद में राजस्थान जीके देखा था। आज इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में। मोटा मोटी तौर पर अगर बात करूं तो साथियों यहाँ पर इसमें 50 MCQs अपन करने वाले हैं। ये 50 MCQs आपके लिए सफिशिएंट है। इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए हैं कि आपके महिला पर्यवेक्षक के मैनेजमेंट वाला जो सिस्टम दे रखा है, जितना भी सिलेबस है उसको बढ़िया तरीके से रिवीजन करवा देंगे ये। तो साथियों स्टार्ट करते हैं अपन 50 MCQs। तो उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। इतना काम आपने कर दिया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो साथियों सबसे पहला सवाल दे रखा है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस मूल शब्द से हुई और उसका अर्थ क्या है, वो आपसे पूछा गया है। मेन रूप से अगर बात करें ना, देखो साथियों संप्रेषण है, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो यह रूप याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा। जो संप्रेषण शब्द है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सूचनाएं अथवा विचारों का साझा करना होता है। तो साथियों याद रखना, इसका जो सही आंसर आएगा वो कम्युनिस्ट आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा सवाल दे रखा है साथियों कि संप्रेषण प्रक्रिया को वर्ताकार बनाने तथा उसमें निरंतर सुधार की गुंजाइश पैदा करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, इसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा फीडबैक, बोले तो प्रतिपूर्ति अपन इसको कह सकते हैं। तो याद रखना, जब प्राप्तकर्ता है प्रेषण के संदेश का जवाब या फिर फीडबैक देता है तो उसको संप्रेषण की प्रक्रिया का एक वर्ताकार रूप ले लेती है। तो याद रखना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा कि संप्रेषण के दौरान किसी विशेषज्ञ या फिर वक्ता द्वारा अधिक जटिल तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करना किस प्रकार की बाधा के अंतर्गत आता है। तो याद रखना साथियों, वो आपको सांकेतिक अथवा अर्थ संबंधी बाधा आपको देखने को मिल जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, याद रखना है। देखो साथियों तकनीकी शब्दावली या फिर अपन बोल सकते हैं, देखो जोरगन्स का उपयोग है वो मेन रूप से अगर बात करते हैं, उपयोग करना प्राप्तकर्ताओं का संदेश का सही अर्थ नहीं समझ पाता है, याद रखना। जिसमें से मेन रूप से बात करें तो सिमेटिक अथवा अर्थ संबंधी बाधा आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करते हैं मनोवैज्ञानिक बाधा के बारे में। तो मनोवैज्ञानिक बाधा क्या होता है, यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति या फिर पूर्वाग्रहों से जुड़ी होती है, याद रखना है। संगठनात्मक बाधा के बारे में अगर बात करते हैं तो साथियों ये संस्था की जटिल संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर नियमों के कारण होती है, याद रखना है। ठीक है, और दूसरा अगर बात करते हैं भौतिक बाधा, तो भौतिक बाधा दूरी या फिर वातावरण के शोर के कारण होती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है, इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों कौन सा सही है। पहला दे रखा कि अंगूरी लता संचार का एक प्रकार का औपचारिक संप्रेषण है, बात गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो साथियों अंगूरी लता अनौपचारिक संप्रेषण का प्रकार है, औपचारिक का नहीं है, याद रखना है। किसका है, ये अनौपचारिक का है। ये थोड़ा सा याद रखना, किसका जाता है, अनौपचारिक का ये प्रकार आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं औपचारिक संप्रेषण में पदानुक्रम का पालन किया जाता है, जैसे कि कर्मचारी सीधे बॉस से बात नहीं कर सकता, ये बात भी यहाँ पर से ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है, बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गैर मौखिक संप्रेषण के प्रकारों का सूची का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों सबसे पहले दे रखा है, पहला दे रखा साथियों कॉर्नेमिक्स दे रखा, तो साथियों यहाँ पर समय का उपयोग मिला दो, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं प्रोमिक्स, इसके बारे में अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर से क्या आएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। मेन रूप से अगर बात करें तो ये दूरी या फिर स्थान का उपयोग से संबंधित है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं काइनेक्स, इसमें शरीर के हाव भावों का प्रयोग होगा, ये लो भाई। और दूसरा बात करते हैं नाम आता है हेप्टिक्स, तो यहाँ पर से कौन सा होगा, स्पर्श के माध्यम से संवाद, यहाँ पर से इसको मैच करा दो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट बात करते हैं संप्रेषण के पारंपरिक रेखीय मॉडल की सबसे बड़ी आलोचना क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों याद रखना, यह संप्रेषण के एक निश्चित समय और एक मार्गीय
प्रक्रिया के रूप में दर्शाता है, याद रखना है। मेन रूप से अगर बात करते हैं तो रेखीय मॉडल की आलोचना इसलिए होती है क्योंकि यह संचार को एक दिशा में जाने वाली रेखा मानता है, जबकि संचार एक निरंतर और द्विमार्गीय प्रक्रिया है जिसमें से फीडबैक होता है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी है वो सही रहेगा। ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो रेखीय मॉडल जटिल नहीं होता बल्कि बहुत सरल होता है, याद रखना है। दूसरा बात करें तो साथियों इसमें प्रेषण की भूमिका नहीं होती है, तो बात गलत आती है। इसमें से प्रेषण की सक्रिय होता है और संदेश भेजता है। ठीक है। यह केवल इंटरनेट आधारित संचार पर लागू होता है, ये बात भी गलत आती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों, संप्रेषण मॉडल और उनकी प्रतिपादकों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, देखो नाम आता है गणितीय सिद्धांत। तो गणितीय सिद्धांत के अंदर से नाम याद रखें, क्लॉड सेन वीवर। ठीक है। तो ये यहाँ से मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं SMCR मॉडल के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, वो रहेगा यहाँ पर से डेविड बर्ले। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों SMCR के बारे में, तो यहाँ पर से याद रखना, S का मतलब होता है सेंडर, मैम का मैसेज होता है, और C का चैनल होता है, R का रिसीवर होता है, याद रखना। दूसरा बात करते हैं 5 प्रश्नों या फिर वे से वाट का मॉडल अगर बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर से हेराल्ड नाम आता है लेसवेल। तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, डेविड बर्ले के SMCR मॉडल में M का अर्थ आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। ठीक है। तो साथियों याद रखना, इसमें S का मतलब क्या होता है, सेंडर होता है। क्या होता है, सेंडर होता है। ठीक है। क्या हो गया, सेंडर हो गया। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा आपके पास में से M का मतलब पूछा गया साथियों, क्या होता है इसका होता है मैसेज होता है। तीसरा बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर से तीसरा होता है चैनल होता है। क्या होता है, चैनल होता है। चौथा बात करते हो यहाँ पर से कौन सा आ गया, C का हो गया R का आपके पास में से रिसीवर होता है। क्या होता है, रिसीवर होता है। तो आपसे पूछा क्या गया साथियों, M का मतलब पूछा गया मैसेज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सूचना और संप्रेषण सिद्धांत में एंट्रोपी की अवधारणा का सीधा संबंध किससे है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से जो एंट्रोपी का जो अवधारणा है उसके बारे में अपने को क्या देखने को मिलेगा, तो एंट्रोपी का अर्थ होता है कि प्रेषण द्वारा भेजे गए संदेश अस्पष्ट, अव्यवस्थित और अनिश्चित हैं, जिसमें से साथियों डिकोडिंग में समस्या आती है, और यह भारी शोर से अलग है, याद रखना है। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो आपका रहेगा संदेश की अव्यवस्था और अनिश्चितता रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा देखा कि चयनात्मक धारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। यहाँ पर से अगर बात करते हैं तो इसमें प्राप्तकर्ता संदेश को सुनने से पहले ही अपनी मानसिक धारणा या फिर पूर्वाग्रह के आधार पर उसका अर्थ निकाल लेता है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, यह संप्रेषण की एक मनोवैज्ञानिक बाधा है। ठीक है, ये बात भी ठीक है, दोनों सही। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दरका साथियों, समन्वय सामूहिक कार्य से कहीं अधिक है और इसका अर्थ है कि प्रयत्नों की समकालीनता। यह कथन किसका है, तो साथियों याद रखना, यह कथन किसका आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा टेरी का। किसका मिलेगा, टेरी का। ठीक है। बात करें इसके बारे में तो साथियों टेरी ने क्या किया, टेरी ने समन्वय और सहयोग के बीच में अंतर बताते हुए कहा कि समन्वय का अर्थ है कि एक ही समय पर एक साझा उद्देश्य के लिए सही तरीके से प्रयत्न करने का आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, जैसे हेनरी के बारे में अगर बात करते हैं, हेनरी फेयोल साथियों याद रखना, हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए थे, ये भी याद रखना है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं मूने और रेले के बारे में अगर बात करें तो मूने रेले समन्वय के विद्वान थे, लेकिन साथियों मेन रूप से अगर बात करें तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं, टीम और समूह के अंतर के संबंध में कौन सा कथन गलत है, वो आपसे पूछा गया है। सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों यहाँ पर से गलत कथन पूछा गया, समूह के सदस्यों का प्रदर्शन व्यक्तिगत योगदान पर निर्भर करता है। ठीक बात आती है। टीम में सदस्य अपने कार्यों के लिए परस्पर उत्तरदायी होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये बात भी यहाँ पर से साथियों ठीक जम रही है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, टीम में सदस्यों का समन्वित प्रयासों में से सकारात्मक सिनर्जी मिलती है, ये बात भी ठीक है।
दूसरा बात करते हैं तो टीम में केवल नेता ही कार्य की जिम्मेदारी संभालता है, सदस्य नहीं, ये बात गलत आती है। अरे कभी कभार आपने ये सोचा है कि जब अपन भारतीय टीम खेलती है, सपोज करो रोहित शर्मा खेल गया, कप्तान है, तो और दूसरी टीम का कोई कार्य मतलब दूसरी टीम में जो मेंबर है उसका कार्य काम नहीं रहेगा क्या? रहेगा ना, तो ये बात गलत आती है। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो एक टीम में कप्तान के साथ साथ जो सदस्य अपने अपने हिस्सों का कार्य के जिम्मेदार होते हैं। याद रखना, एक व्यक्ति की विफलता पूरी टीम को प्रभावित करती है, ये भी याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, टकमैन के अनुसार समूह विकास के चरणों पर विचार करना है। कर लेंगे साहब। सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों, कौन सा सही है वो अपने को देखना है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, तो समूह विकास का पहला चरण था वो निर्माण था, फॉर्मिंग, जहाँ सदस्य एक दूसरे को जानते हैं, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों, दूसरा चरण विक्षोभ या फिर द्वंद्व था, जहाँ आपसी मतभेद होते हैं, ये बात भी ठीक आती है। टकमैन के 5 सिद्धांतों के बारे में अगर बात करते हैं, आपको पहला तो नाम देखने को मिलेगा निर्माण मिलेगा। निर्माण के बाद में साथियों कौन सा देखने को मिलेगा, वो आपके पास में से देखने को मिलेगा द्वंद्व देखने को मिलेगा, ठीक है। द्वंद्व के बाद में साथियों मानक देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा? मानक निर्माण अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मानक निर्माण के बाद में अपने पास में से तीसरा जो आपको पास में से कौन सा देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा निष्पादन देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा? निष्पादन देखने को मिलेगा। और लास्ट का जो बात करें तो साथियों यहाँ पर से समापन देखने को मिल जाता है। कौन सा देखने को मिलेगा? समापन। ये 5 थे टकमैन के, याद रखना है। इसमें पूछा गया कि अंतिम चरण जो 5वां तो समापन होता है, मेरे भाई ये तो है ही नहीं, तो ये बात गलत आती है। तो पहला दूसरा सही, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखें कि वह घटना जिसमें अकेले काम करने की तुलना में समूह में काम करते समय व्यक्ति अपने प्रयासों से कमी कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो साथियों याद रखना, मेन रूप से अगर बात करते हैं तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, जब व्यक्ति को लगता है कि समूह में उसका व्यक्तिगत प्रयास अलग से नहीं देखे जाएंगे तो वह कम मेहनत करता है, और उसको अपन क्या कह सकते हैं साथियों? सामाजिक से विचार अपन कह सकते हैं। बोले तो मेन रूप से अगर बात करते हैं सोशल लॉफ्टिंग इसको कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं सामाजिक सूरीकरण। सामाजिक सूरीकरण के अंदर से कहता है इसमें से व्यक्ति दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं अपने पास में से क्या देखने को मिलेगा? समूह ध्रुवीकरण। समूह ध्रुवीकरण के अंदर से बात करते हैं, यह समूह में समान विचार वाले लोगों को के मिलने से विचार और अधिक अपन चरम होने पर आपको कहते हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपके पास में दरकार समन्वय के प्रकारों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, वो कौन सा देखने को मिलेगा? लंबवत या फिर वर्टिकल पूछा गया है। वर्टिकल के बारे में अगर बात करें, देखो साथियों कौन सा देखने को मिलेगा? सत्ता या फिर पदोन समापन आधारित रहेगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं क्षैतिज, बोले तो हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के अंदर से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा? वो मिल जाता है समान स्तर के अधिकारियों के बीच। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। समवत जो लंबवत समन्वय है वो हायरार्की है साथियों, ऊपर से नीचे पर निर्भर करती है, याद रखना है, ठीक है। संगठन की विभिन्न इकाइयों के बीच में होती है। जो क्षैतिज के बारे में अगर बात करें तो क्षैतिज है वो समान स्तर के अधिकारियों के बीच आपको देखने को मिलती है। दूसरा बात करते हैं आंतरिक, एक ही संगठन के विभागों के बीच आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर से देखने को मिलेगा? एक ही संगठन के अधिकारियों के बीच में देखने को मिलेगा, ये लो भाई। संगठन की विभिन्न इकाइयों के बीच देखने को मिलेगा, ये लो भाई। और भाई ये बात करें तो भाई जनपद से इस प्रकार से इसको मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इरविंग जेनिस द्वारा बताई गई समूह चिंतन की समस्या को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो साथियों याद रखना, समूह चिंतन में लोग है वो नैतिकता बोलकर क्या करते हैं? समूह के गलत कामों का समर्थन करते हैं। इसे रोकने के लिए आलोचनात्मक सोच और असहमति जताने की छूट होनी चाहिए, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं कथन और कारण दे रखे हैं। अच्छा सवाल दे रखा है, इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों कौन सा सही है वो अपने को देखना है। कथन दे रखा कि परिवार एवं जाति प्राथमिक समूह के उदाहरण है, क्योंकि यह व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो राजनीतिक दल एक द्वितीयक समूह है जिसमें से व्यक्ति अपनी इच्छा से जुड़ता है, ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक सूरीकरण
का सही अर्थ आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, यहाँ पर से याद रखना, मेन रूप से अगर बात करें, जब कोई व्यक्ति दूसरे की उपस्थिति या फिर निगरानी में काम करता है और उसे लगता है कि उसका मूल्यांकन हो रहा है, तो वह उसी अधिक मेहनत करता है, और इसे इसको अपन क्या कहते हैं साथियों, सोशल फैसिलिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, समूह ध्रुवीकरण से क्या अभिप्राय है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, याद रखना, समूह ध्रुवीकरण के बारे में अगर बात करते हैं, जब समान विचार वाले लोग आपस में चर्चा करते हैं तो उससे पहले से मौजूद राय और अधिक मजबूत और चरम होती है। याद रखना, और इसको अपन क्या कहते हैं, समूह ध्रुवीकरण कहते हैं। याद रखना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतः समूह और बाह्य समूह के प्रत्यक्षण में हम अपने समूह के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं और हमारा दृष्टिकोण कैसा होता है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों, याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा व्यक्ति जिस समूह का हिस्सा होता है, ठीक है, और इनर ग्रुप, इन ग्रुप के लिए साथियों हम का प्रयोग करते हैं और उनके प्रति अनुकूल दृष्टि रखता है। तो याद रखना, उनको प्रतिद्वंदी के लिए साथियों वे का प्रयोग होता है, याद रखना है। ठीक है, एक तो आता है इन ग्रुप, कौन सा आता है, इन ग्रुप आता है। ठीक है, इन ग्रुप आ गया। इन ग्रुप के बाद में साथियों एक होता है साथियों, इन ग्रुप के लिए तो वो क्या करेंगे, हम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और एक आता है साथियों आउट ग्रुप, कौन सा आता है, आउट ग्रुप आपके पास में से देखने को मिलेगा, उसके लिए वे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो बी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेतृत्व की उस शैली को क्या कहा जाता है जिसमें नेता बिना कर्मचारियों के सलाह लिए स्वयं सारे निर्णय लेता है और उन पर थोपता है। तो साथियों उसको अपन मेन रूप से अगर बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा सत्तावादी। अब यहाँ पर से क्या होता है कि जब नेता खुद फैसले लेता है और कर्मचारियों को केवल आदेश देता है कि ये करो, तो उसको साथियों अपन सत्तावादी या फिर अपन क्या कह सकते हैं कि ऑटोक्रेटिव नेतृत्व कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, इसका छोटा सा उदाहरण बताऊं तो जैसे तानाशाही वाला जैसा आपको देखने को मिल सकता है, या फिर हिटलर वाली चीज़ों को देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं लोकतांत्रिक में इसमें क्या होता है कि सबकी राय ली जाती है, पक्ष और विपक्ष दोनों की राय ली जाती है। दूसरा बात करते हैं लेजर फेयर। तो लेजर फेयर के बारे में अगर बात करते हैं तो साथियों इसमें से कर्मचारियों की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, याद रखना है। और एक परिवर्तनकारी के बारे में अगर बात करें तो यह कर्मचारियों की कार्यशैली को सकारात्मक रूप से बदलने पर केंद्रित होती है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, डगलस मैकग्रेगर के सिद्धांत वाई के अनुसार कर्मचारियों के बारे में प्रबंध की धारणा क्या होती है, वो आपसे पूछा गया है। इसके बारे में अगर बात करते हो, सिद्धांत वाई मानता है कि कर्मचारी मेहनती, रचनात्मक और जिम्मेदारी लेने वाले होते हैं, जबकि सिद्धांत अक्स उन्हें आलसी मानता है, याद रखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपके पास में से कौन सा दे रखा है कि नेतृत्व के सिद्धांतों पर विचार करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। नेतृत्व के सिद्धांतों के बारे में अगर बात करें, देखो साथियों कौन सा सही है वो आपको पास में से देखने को मिलेगा कि परिवर्तनकारी नेता अधीनस्थों को रचनात्मक होने और संगठन के विकास के लिए प्रेरित करता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, विनियमित नेता पुरस्कार और दंड की प्रणाली के पर काम करता है, ये बात भी ठीक आती है, दोनों सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लैक और माउंटेन के प्रबंधन के ग्रिड में 9-9 टीम प्रबंधन की स्थिति क्या दर्शाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से जो 9-9 ग्रिड को आदर्श शैली माना जाता है, इसमें से नेता अपने कर्मचारियों की भलाई 9 और संगठन के उत्पाद लक्ष्यों को 9 दोनों को जोड़कर सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, याद रखना है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांतों में से कुछ का मिलान करना है। ठीक है साहब, पहला दे रखा साथियों एस्प्रिट डी क्रॉप्स। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर से संघ की भावना का, इसका अर्थ ये होता है कि टीम में एकता और सहयोग को बढ़ावा देना है, याद रखना है। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं आदेश की एकता। तो आदेश की एकता का अर्थ होता है कि भ्रम से बचने के लिए एक ही बोझ से आदेश मिलता है, ये लो भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का मुख्य कार्य नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से मेन रूप से अगर बात करते हो तो प्रबंधन के 5 मुख्य कार्य होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला तो आपको देखने को मिलेगा नियोजन देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा? नियोजन मिलेगा। ये लो भाई, 5 प्रमुख कार्य होते हैं, 5, ठीक है। अब नियोजन हो गया, फिर आपके पास में से संगठन देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा? संगठन देखने को मिलेगा। फिर मिलेगा साथियों कर्मचारी, कर्मचारी नियुक्ति देखने को मिलेगा। ये लो भाई, नियुक्ति आ गई। और बाद में साथियों कौन सा आएगा? निर्देशन देखने को मिलेगा, निर्देशन आ गया। निर्देशन के बाद में साथियों नियंत्रण देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर से अराजक व्यक्तिवाद ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। ये 5 हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक किसे कहा जाता है? जिन्होंने कहा कि प्रबंधन में अंगूठे का नियम की जगह वैज्ञानिक पद्धतियाँ अपनानी चाहिए, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा था। उनके बारे में अगर बात करें तो एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। उन्होंने पुरानी परंपराओं जिसमें से अंगूठे के नियम को छोड़कर वैज्ञानिक और तार्किक तरीके अपनाने पर जोर दिया था, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं हेनरी फयोल। तो हेनरी फयोल ने साथियों प्रशासकीय प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए थे, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं जॉर्ज टेरी। जॉर्ज टेरी ने क्या किया? जॉर्ज टेरी ने साथियों नेतृत्व और समन्वय की परिभाषा दी थी, याद रखना है। मैक्स वेबर के बारे में बात करें तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही से जुड़े हुए थे, याद रखना है, ब्यूरोक्रेसी से। नेक्स्ट बात करते हैं पथ लक्ष्य सिद्धांत के संबंध में कथन दे रखे, इन कथनों के बारे में अपने को चर्चा करनी है। पहला देखते हैं साथियों कि इसका विकास है वो 1791 में रॉबर्ट हाउस द्वारा किया गया, ठीक बात आती है। इस सिद्धांत के अनुसार एक नेता का मुख्य कार्य अधीनस्थों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है और बाधाओं को दूर करना, बात ठीक आती है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं प्रबंधन में अभिप्रेरणा की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों याद रखना, यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा? मोटिवेशन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति को अंदर से प्रेरित करती है ताकि वह अपने व्यक्तिगत और संस्थागत लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, याद रखना है, ठीक है। तो आपका अंदर से आपको रहेगा कि यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जो कर्मचारियों की क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए देखने को मिलती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं 30 का। इसमें पूछा गया कि महान व्यक्ति सिद्धांत का मुख्य सार क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों नाम आता है कौन सा? थॉमस कार्लाइल का नाम आता है। तो थॉमस कार्लाइल द्वारा दिए गए महान व्यक्ति सिद्धांत को मानना है कि साथियों की सिकंदर या फिर अशोक जैसे महान लीडर जन्मजात गुण लेकर पैदा होते हैं, इन्हें सीख कर नहीं बनाया जाता है सकता है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेता पैदा होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग से नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा दर्ज का साथियों समन्वय का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों याद रखना, यहाँ पर से कौन सा सही है वो अपने को देखने को मिलेगा। समन्वय का अर्थ होता है कि खुद को प्रतिबंधित करना और आत्मनिरीक्षणीय और लक्ष्यों को निर्धारित आते हैं, तो जिसमें से एक दूसरे का दबाव और बाहरी नियंत्रण इसका हिस्सा नहीं होते हैं, याद रखना है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तनावपूर्ण और कठिन परिस्थितियों में शांत रहना, अपनी भावनाओं पर काबू रखना किस व्यक्तिगत गुण को दर्शाता है? तो साथियों याद रखना, यह आपको देखने को मिलेगा कठिन परिस्थितियों में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना और घबराने से बचने भावनात्मक स्थिरता कहलाता है, याद रखना है। छोटा उदाहरण बात करें तो जैसे MS धोनी जैसे क्रिटिकल कंडीशन आ जाती थी कि टीम हारने वाली होती है लेकिन वो अपना आपा नहीं खोते थे, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं सामाजिक जागरूकता। तो साथियों सामाजिक जागरूकता यह समाज के प्रति समझ है, खुद की भावनाओं का नियंत्रण नहीं है। दूसरा बात करते हैं साथियों दूसरा कौन सा दर्ज का सहानुभूति। तो ये दूसरों का दुख समझने से संबंधित है, याद रखना है। और संज्ञात्मक जटिलता के बारे में बात करें तो साथियों यह मानसिक रूप से कठिन विषयों को समझने का एक बौद्धिक क्षमता है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सक्रिय श्रवण के संदर्भ में कथन 1 2 3 बता दे रखे, कथनों के बारे में अपने को चर्चा करनी है। तो सबसे पहले अगर बात करें देखो साथियों कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है।
पहला दे रखा कि इसमें वक्ता की बात को बिना किसी पूर्वाग्रह से ध्यान से सुना जाता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो इसमें सुनने वाला व्यक्ति बिना जजमेंट के बात का पूरा अर्थ समझने की कोशिश करता है, ये बात भी यहाँ पर से सही है। दूसरा बात करते हैं तो इसमें वक्ता को बीच में रोककर अपनी राय देना आवश्यक होता है, ये बात गलत आती है, याद रखना है, ठीक है। बीच में टोकना इसका हिस्सा नहीं होता है, तो ये बात गलत है। तो पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, लक्ष्य निर्धारण में स्मार्ट फॉर्मूले में आर का अर्थ आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो साथियों, जैसे एस के बारे में अगर बात करते हैं, स्मार्ट आ गया आपके पास में, SMART, इसके बारे में अपन बात करते हैं। एस का आपके पास में से क्या देखने को मिलेगा, स्पेसिफिक देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा, स्पेसिफिक आ गया, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर से कौन सा आएगा, यहाँ पर से देखो एक आता है मेजरेबल, इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा MEASURABLE देखने को मिल जाता है। तो एक अचीवेबल मिलेगा, कौन सा मिलेगा, अचीवेबल मिलेगा, ठीक है, अचीवेबल मिल गया। और एक आता साथियों रियलिस्टिक देखने को मिलेगा, कौन सा मिलेगा, यहाँ पर से रियलिस्टिक देखने को मिलेगा, ठीक है, ये लो भाई। तो यहाँ पर से आपका जो रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा सो वाट विश्लेषण के तत्वों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। तो देखो साथियों, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आपके पास में से स्वयं मूल्यांकन तकनीक पर आधारित आपको देखने को मिलता है। एस के बारे में अगर बात करते हैं तो देखो साथियों, यहाँ पर से स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर से ये लो भाई। वीक में वीकनेस देखने को मिलेगी, ये लो भाई। और ओ में अपॉर्चुनिटीज़ में देखने को मिलेगी, ये लो भाई। और टी में यहाँ थ्रेड इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका जो सही है ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों, दूसरा सवाल दे रखा कि एक व्यक्ति जो असफलता से निराश हुए बिना बार बार प्रयास करता है और कठिन परिस्थितियों में वापस संभल जाता है, उसमें किस गुण की प्रचुरता है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, वो मिलेगा कि बार बार विफल होने के बाद भी वो हार न मानना और वापस उठ खड़े होने की क्षमता को साथियों मनोविज्ञान में क्या कह सकते हैं, उसको लचीलापन कहा जाता है, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। अब जैसे रूढ़िवादिता पुराने सोच पर अड़े रहना आपको देखने को मिलता है। आत्ममुग्धता क्या कहते हैं साथियों, खुद से ही प्यार करना या फिर घमंड या फिर आत्ममुग्धता कहलाती है। और अति आत्मविश्वास के बारे में अगर बात करें तो साथियों यह हार से नहीं, बिना कारण खुद को श्रेष्ठ मानने का कारण आपको देखने को मिल जाता है। बहुत सारे आप लोग आपने देखा होगा खुद को श्रेष्ठ मानते हैं कि हाँ मैं इस एग्जाम को तो फाइट कर दूंगा, चाहे उसको आता कुछ नहीं हो, ठीक है। तो वो क्या है, और कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस भी साथियों अच्छा नहीं होता है, कॉन्फिडेंस तक ही अच्छा सही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अकर्मण्यता या फिर टालमटोल को दूर करने की स्वप्रबंधन तकनीक के बारे में कथन पढ़ना है। तो ठीक है साहब, अच्छा सवाल दे रखा, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो कौन सा सही है वो देखो साथियों, टालमटोल से बचने के लिए बड़े और जटिल कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में बांट लेना चाहिए, ये बात ठीक आती है। छोटे हिस्सों में काम करने से प्रेरणा मिलती है, ये बात भी ठीक आती है। तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों 38 का सवाल दे रखा है। इसमें कहा गया कि निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, आंतरिक जो मैन रूप से अगर बात करें तो आंतरिक अभिप्रेरणा वह है जो इंसान को अंदरूनी खुशी, क्या देखा, अंदरूनी खुशी, मानसिक शांति, संतुष्टि देती है। जैसे पैसा, डर, ये आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका जो ऑप्शन नंबर है वो बी सही रहेगा। किसी नए कौशल या फिर हुनर की महारत हासिल करना, इसे जिसे आत्म संतुष्टि मिल सके, वो आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो समय प्रबंधन के कुशल उपयोग के लिए 24 घंटों को 8-8 के 3 हिस्सों में बांटा गया है, इसका सही विवरण आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से वो जो मेन रूप से आपको देखने को मिलेगी वो वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने के लिए साथियों समय प्रबंधन का नियम है, जिसमें से 8 घंटे काम करें, 8 घंटे अच्छी नींद लें, विश्राम करें, ठीक है। और 8 घंटे परिवार के साथ मनोरंजन करें। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, समय प्रबंधन की प्रक्रिया के सही चरणों का क्रम आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, सबसे पहले क्या की जाती है, कोई भी काम करने से पहले अपन क्या करते हैं कि कोई प्लानिंग बनाते हैं। फिर उस प्लानिंग को बनाने के बाद में अपन क्या करते हैं, उसमें नियंत्रण करते हैं, बाद में अपने पास में से एक मूल्यांकन करते हैं। सीधी सी बात कर, जैसे आपने महिला परिवेश की तैयारी करना स्टार्ट किया, आपने अपना सिलेबस देखा
कि सिलेबस में ये टॉपिक दे रखे हैं। अब जैसे राजस्थान जीके लिख दिया गया, राजस्थान जीके में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वहाँ पर से कन्फ्यूज हो गए तो उसके लिए साथियों सीधी सी बात आ जाती है, 100 MCQ मैंने कराए हैं, वीडियो के अंदर से जाकर देख लेना, उसमें से आपका कल्याण हो जाएगा। अब बाद में आपने क्या कर दिया गया साथियों, यहाँ पर से मूल्यांकन किया, मूल्यांकन करने के बाद में सिलेबस में दे रखा है, फिर आपने क्या किया, पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब कि उस पर नियंत्रण करना, काम करना स्टार्ट किया। और बाद में साथियों आपने एग्जाम में बैठे, आप एग्जाम में बैठने के बाद में साथियों वहाँ पर से आपने देखा कि आपके सिलेबस के अंदर से कौन कौन से टॉपिक आए हैं और उसके अंदर से कौन कौन से सवाल आप कर सकते हो जो अपनी क्लासेस में पढ़ाए गए थे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर से आपके बाद में रिजल्ट आता है, इस प्रकार से आपका सिलेक्शन यहाँ पर से हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि यदि एक महिला पर्यवेक्षक की योजना में अचानक एक आपातकालीन कार्य जुड़ जाए और उस समय की कमी हो तो समय नियंत्रण के सिद्धांत के अनुसार उसे क्या करना चाहिए, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों समय की कमी होने पर कम प्राथमिकता वाले कार्यों को टाल देना चाहिए और ज़रूरी कार्यों में से तेज़ी से निपटाना चाहिए। नींद या फिर परिवार का समय काटना चाहिए, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका कौन सा सही रहेगा, याद रखना ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, समय प्रबंधन का मूल्यांकन के संदर्भ में कथन दे रखे, इन कथनों के बारे में अपने को देखना है। तो सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों सबसे पहले कौन सा दे रखा कि मूल्यांकन का अर्थ सिर्फ यह देखना नहीं है कि काम पूरा हुआ या नहीं, बल्कि यह जानना है कि कमियां रही ताकि भविष्य में उन्हें दोहराया न जा सके। तो यहाँ पर से रहेगा इसका मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि योजना कितनी सफल रही, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इसका उद्देश्य भविष्य की योजनाओं में सुधार करने के लिए सफलता और असफलता के कारणों का पता लगाना है। बात ठीक आती है, दोनों सही ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, मूरे जी रोस के अनुसार सामुदायिक संगठन को मुख्य रूप से किस रूप में परिभाषित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा। तो साथियों रोस के अनुसार सामुदायिक संगठन वह है जहां समुदाय के लोग अपनी साझा ज़रूरतों बोले तो कम्युनिटी हॉल की पहचान करने के लिए साथियों प्राथमिकता तय करते हैं, जिसमें वो मिलकर काम करते हैं, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें से समुदाय अपनी आवश्यकताओं की पहचान करता है और संसाधन जुटाकर लक्ष्य प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कथन 1, 2, 3 बता रखे हैं। तो साथियों इसमें प्रारूप वाले सामुदायिक गतिशीलता के लाभों पर विचार करना है। अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों पहला दे रखा है कि यह कार्यक्रम में समुदाय के स्वामित्व की भावना बढ़ती है, ठीक बात आती है। यह सरकारी सहायता खत्म होने के बाद कार्यक्रम की स्थिरता सुनिश्चित करती है, बात भी ठीक है। यह समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों तक पहुंचने में मदद करती है, ये बात भी ठीक आती है। यह केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, ये बात गलत आती है साथियों, यह शहरों तक सीमित नहीं है, ठीक है। चौथा गलत, तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, पहला तो ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, सामुदायिक संगठन के सिद्धांतों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो स्वैच्छिक सहयोग का मतलब होता है बिना किसी दबाव से काम करना, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको कौन सा आएगा, पारस्परिक समझ और बिना किसी बाहरी दबाव से काम करना, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं समावेशिता। तो समावेशिता के बारे में अगर बात करें तो समावेशिता का मतलब सबसे कमज़ोर को पहले लाभ देना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको ये ले। आत्म निर्धारण, तो साथियों समुदाय को अपने लक्ष्य से स्वयं चुनने की स्वतंत्रता रहेगी, ये इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय बाल कार्य योजना के अनुसार सामुदायिक सेवा में समावेशिता के सिद्धांत का मुख्य फोकस लास्ट चाइल्ड फर्स्ट पर है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि समाज में जो सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ है उसे योजना का लाभ सबसे पहले मिलना चाहिए, आपको देखने को मिलेगा। लास्ट चाइल्ड फर्स्ट एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिसका अर्थ क्या होता है साथियों कि समाज के सबसे कमज़ोर या फिर वंचित और अंतिम पंक्ति के खड़े व्यक्ति को, बच्चे को तो पहले लाभ पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेरणा मोटिवेशन का अर्थ वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों की कार्यवाही के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, ये मैकफार्लैंड के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं साथियों, विलियम जी स्काउट के बारे में अगर बात करते हैं तो साथियों ने क्या किया, प्रेरणा की परिभाषा दी थी, याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो साथियों निम्न में से कौन सा निर्देशन
का तत्व या फिर अव्यय नहीं है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा नॉन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कथन और कारण, दोबारा कथन दे रखे हैं, दोनों कथनों के बारे में अपने को चर्चा करनी है। पहला कथन अपन चर्चा करते हैं कि नेतृत्व किसी व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता या फिर योग्यता को दर्शाता है। बात ठीक आती है। नेतृत्व दूसरों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, ये बात भी ठीक है। दोनों कथन सही हैं, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दिया जाएगा। बात करें इसके बारे में साथियों, नेतृत्व की मूल परिभाषा यह कहती है कि यह दूसरों की बातें और दृष्टिकोण से प्रभावित करने की क्षमता है, जिसका मुख्य उद्देश्य अनुयायियों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट सवाल आपके पास में से दे रखा कि निम्न में से कौन सा लिखित संचार का उदाहरण है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा भाषण आमने सामने से बातचीत और संवाद समूह संवाद के लिए एक मौखिक संचार के रूप में है, जबकि साथियों ईमेल है, इसमें से लिख कर भेजा जा सकता है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। इस प्रकार से साथियों यहाँ पर से आपके 50 MCQ जो मैनेजमेंट के हैं वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाते हैं, इनको कर लेना सफिशिएंट है। ठीक है, दूसरी बात और साथियों एक क्लास और आएगी, मैं बी पार्ट की साथियों मैं आज आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, जिसमें से साथियों अपन ने इसके अंदर से 50 MCQs तो कर लिए गए हैं, 100 MCQs और बचे हैं जो मैं आज आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूं। बात करें और देखो साथियों राजस्थान जी की है, जिसमें से तीनों विषयों का एक 100 MCQs की श्रृंखला है, जिसके अंदर से साथियों अगर बहुत मोटा मोटी तौर पर बात करें तो ये 100 MCQs 400 MCQs के बराबर आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों ये देखो, इसको कर लेना, ज़्यादा समय नहीं है, 1 घंटे का ही क्लास है। तो अगर आप उसको 2x में कर देखोगे तो भी साथियों आपका आधा घंटे में कल्याण हो जाएगा। मेरा कंटेंट उठाकर जाकर आप देखोगे तो साथियों 30-40 मिनट है, पर मैक्सिमम 1 घंटे का समय आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा बड़ी मैं क्लासेज नहीं लेता, बड़ी मैराथन लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कम कंटेंट लेकर आता हूं साथियों, लेकिन वो कम कंटेंट के अंदर से साथियों आपको सवाल वहां पर से देखने को मिल जाते हैं। चाहे आप एग्जाम देकर आओ तब आपको पता चल जाएगा ना। मैं कभी आपको स्क्रीनशॉट डालकर बताता कि मेरी क्लास से ये कंटेंट आया, मेरे पास में इतना टाइम वैसे ही नहीं रहता है। तो राजस्थान जी के लिए आप ये कर लेना। एक आता है साथियों करंट अफेयर के लिए। तो करंट अफेयर के लिए साथियों इसमें से तीनों चीज़ें दे रखी हैं, विश्व दे रखा है, भारत दे रखा है, राजस्थान दे रखा है। इसमें साथियों मैंने 100 MCQs कराए हैं, जिसमें से साथियों अगर मोटा मोटी तौर पर अगर बात करें तो 2 क्लास मैंने ली है, 2 पार्टों में कराया 50-50 का, जिसमें से ज़्यादा वेटेज आपके पास में देखने को मिलेगा। जिसमें से आपके पास में क्लास दोनों 40-40 45-45 मिनट की हैं, लगभग साथियों 1.5 घंटे में आपका कल्याण हो जाएगा। 2x में देखोगे तो भी और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे बार बार कहूँगा कि साथियों जितने भी वीडियो दे रखे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर से आपके महिला सुपरवाइजर करवाए हैं, उनको 2x में देखना। 2x में देखोगे तो सारी क्लासेस देखी जाएंगी, आपके पास में समय कम है। ठीक है, जल्दी जल्दी रिवीजन होगा, जिससे आपका फ़ायदा हो जाएगा। अब और बात करें, देखो साथियों राजस्थान जी की होगी, करंट अफेयर हो गया, हिंदी हो गई, हिंदी भी अपने करवा दी गई, 75 MCQs करवाए हैं साथियों, उसको जाकर देख लेना, 2x में कल्याण हो जाएगा। बी पार्ट का मैं साथियों आज करवा ही दूंगा। मैनेजमेंट की आपकी हो ही चुकी है। एक बस्ता है साथियों, कौन सा, अंग्रेजी का बस्ता है। अंग्रेजी के लिए साथियों मेरे पास में वैसे ही समय नहीं है, और मैं इसको वैसे ही बेवफा मानता हूँ, इज का आर लग जाता है, आर का इज लग जाता है। तो मैं साथियों इसके आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर से शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, वो शॉर्ट नोट्स पढ़ कर चले जाना। उसमें से साथियों करीबन 5-10 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार से साथियों आपका जो महिला सुपरवाइजर का जितना भी कंटेंट है वो आपको मैंने यहाँ पर से प्रोवाइड करा दिया गया। अगर कुछ भी कमी रहती है, कुछ भी कमी रह जाती है, तो आप कमेंट कर देना, उस चीज़ को मैं पूरा कर दूंगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके और आपको भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।